हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजी 5th सेमेस्टर के जियोग्राफी सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका यहाँ पर सेकंड पेपर होता है जियोग्राफी का बेसिक रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। यहाँ पर जीआईएस की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस एग्ज़ाम में आपके सभी क्वेश्चन जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम होता है दिसंबर 2023 को। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आपके इस वर्ष भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होकर भी पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं और इनका उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, भौगोलिक सूचना तंत्र यानी जीआईएस से आप क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर, भौगोलिक सूचना प्रणाली या तंत्र भौगोलिक आंकड़ों तथा सूचनाओं के एकत्रीकरण, विश्लेषण में मानचित्रण की एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है। प्राय इसे ही भौगोलिक सूचना प्रणाली या तंत्र कहा जाता है, या इसे जीआईएस कहा जाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग मार्कल डेली एवं डेवेन मार्बल ने 1965 ईस्वी में किया था। उनके अनुसार भौगोलिक सूचना तंत्र क्षेत्रीय सूचना संग्रहण, विश्लेषण और प्रदर्शन का एक तंत्र होता है, जिसके द्वारा कई क्षेत्रों की भौगोलिक सूचनाओं को अर्जित किया जाता है। उनका संग्रहण, विश्लेषण, पुनः प्राप्ति और भौगोलिक समस्या के समाधान हेतु कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां ग्रहण की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत द्वारा लॉन्च किए गए नवीनतम रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के नाम बताइए। तो यहाँ पर कुछ रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के नाम दिए गए हैं, जो कि भारत द्वारा लॉन्च किए गए हैं। पहला यहाँ पर रिसैट 1, जो कि 26 अप्रैल 2012 को लॉन्च किया गया था। दूसरा है सरल उपग्रह, जो कि 25 फरवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। तीसरा है यहाँ पर रिसोर्स सैट 2A, जो कि 7 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। चौथा है यहाँ पर कार्टोसैट 2D, जो कि 15 फरवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। और इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपना नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट EOS-8 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया था। यह सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, वेक्टर मॉडल के लाभ बताइए। तो यहाँ पर वेक्टर मॉडल के कुछ लाभ दिए गए हैं। एडवांटेज ऑफ वेक्टर मॉडल, तो यहाँ पर कुछ लाभ इसके निम्नलिखित है। पहला है, दृश्य पंचशास्त्र आंकड़ा संरचना का उत्तम प्रदर्शन किया करता है और नेटवर्क अनुबंध के साथ स्थान विज्ञान को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। और सचित्रों व विशेषताओं की पुनर्प्राप्ति, नवीनीकरण एवं सामान्यीकरण, यह एक सुगठित आंकड़ा संरचना है और शुद्ध सचित्रों को बनाना। तो ये कुछ वेक्टर मॉडल के लाभ होते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी कुछ शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं, जिसकी आपको फुल फॉर्म लिखनी होती है। तो यहाँ पर JPEG, इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PNG, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। TIIF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। KML, की होल मार्कअप लैंग्वेज। इसरो यानी ISRO, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पर GPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये कुछ फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, स्टीरियोस्कोप क्या है। स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जो अलग अलग छवियों की त्रिविम जोड़ी को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक ही दृश्य के बाएं और दाएं आँख के दृश्य को एक एकल त्रिआयामी छवि के रूप में दर्शाता है। त्रिआयामी का मतलब होता है 3D छवि के रूप में दर्शाता है। इसके बाद सेक्शन बी में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और इनका उत्तर आपको लगभग 200 शब्दों में देना होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, हवाई कैमरे कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी इनका आपको संक्षिप्त में लिखना है, हवाई कैमरे कितने प्रकार के होते हैं। तो हवाई कैमरे फोटोग्रामेट्री की दृष्टि उपयोगी
उच्च विभेदन की विशेषताएं वाले वायु फोटो चित्र पाने के लिए स्वचालित कैमरे का उपयोग किया जाता है, जो किसी गतिमान प्लेटफॉर्म से तीव्र गति के साथ एक के पश्चात एक करके कई फोटोग्राफ ले सके। वर्तमान में हवाई फोटोग्राफी में निम्नलिखित कैमरे प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर कुल 4 कैमरे दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। पहला है यहाँ पर विशालदर्शी कैमरे का विवरण अथवा लक्षण है। पहला होता है विशालदर्शी कैमरा। तो हम विशालदर्शी कैमरे के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है। इसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। विशालदर्शी कैमरे से खींचा गया हर एक वायु फोटो चित्र एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज के बीच स्थित पूरे दृश्य क्षेत्र को कवर कर सकता है। विशालदर्शी कैमरे 2 मॉडल में उपलब्ध है। एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक के क्षेत्र को कवर करने हैं तो एक प्रकार के मॉडल में लेंस स्थायी रहता है और उसके आगे लगा हुआ प्रिज्म घूर्णन करता है। दूसरा हवाई कैमरा होता है स्ट्रिप कैमरा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपेक्षाकृत कम ऊंचाई हवाई उड़ानों से तीव्रता के साथ किसी क्षेत्र का सैन्य अवीक्षण करने के ध्येय से स्ट्रिप कैमरे का आविष्कार हुआ। तत्पश्चात ये कैमरे नहर खोदने, सड़कों का निर्माण करने में, रेल तथा टेलीफोन लाइन बिछाने इत्यादि इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग होने लगे हैं। स्ट्रिप कैमरे के दृश्यदर्शी में धरातल की एक पट्टी अथवा स्ट्रिप दिखाई देती है। इसी विशेषता के कारण इसे स्ट्रिप कैमरा कहते हैं। इसके बाद तीसरा कैमरा है बहुलेंस कैमरा, बहुलेंस फ्रेम कैमरा। तो बहुलेंस फ्रेम कैमरा क्या होता है? विवरणों की पृथक पृथक स्पष्ट पहचान के लिए बहुबैंड फोटोग्राफी किया जाना जरूरी होता है, जिसके लिए बहुलेंस कैमरे का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के वर्ण फिल्टरों तथा फिल्मों का उपयोग करते हुए भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रमी बैंडों में एक स्थान से दिए हुए दृश्य क्षेत्र के एक साथ लिए गए फोटो चित्र को बहुबैंड फोटो चित्र कहते हैं। इसके बाद अगला हवाई कैमरा है यहाँ पर एकल लेंस फ्रेम कैमरा। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कोई भी कैमरा जिससे दृश्य क्षेत्र भिन्न भिन्न फोटो चित्र खींचे जा सके उसे फ्रेम कैमरा कहते हैं। फोटोग्राम वित्तीय मानचित्रण के उद्देश्य से होने वाली हवाई फोटोग्राफी में एकल लेंस फ्रेम कैमरे अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है आंकिक प्रतिबिंब के लाभ बताइए। यहाँ पर आंकिक प्रतिबिंब के कुछ लाभ दिए गए हैं, जिसमें पहला लाभ होता है इस प्रतिबिंब में उच्च रेडियोमेट्रिक विशेषताएं होती है। दूसरा है आंकिक आंकड़ों को संचारित, संग्रहित तथा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब में बने आंकड़ों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है और इस प्रतिबिंब में प्रयोग किए गए आंकड़े पुराने नहीं होते हैं। इनके माध्यम से किसी भी समय प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अगर आंकिक आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाए तो इनसे पुनः प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भौगोलिक सूचना प्रणाली के तत्व बताइए। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनका उपयोग भौगोलिक सूचना प्रणाली में किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तत्व देखेंगे। पहला है हार्डवेयर। कुछ हार्डवेयर है जो कि भौगोलिक सूचना प्रणाली में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स प्लेटफॉर्म, जिसके अंतर्गत पहला है मॉडेस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स, दूसरा है हाई परफॉर्मेंस वर्क स्टेशन, तीसरा है मिनी कंप्यूटर्स, चौथा है मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स। तो इन सभी का इस्तेमाल भी किया जाता है। दूसरा है इनपुट डिवाइसेस, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्कैनर, डिजिटाइजर, टैप ड्राइवर और सीडी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और कीबोर्ड, ग्राफिक मॉनिटर, इन सभी का इस्तेमाल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा यहाँ पर आउटपुट डिवाइस, कुछ आउटपुट डिवाइस दिए गए यहाँ पर, जैसे पहला है प्लॉटर, दूसरा है प्रिंटर। इसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया गया है सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है इनपुट मॉड्यूल्स, एडिटिंग और एमआरपी मैनिपुलेशंस यानी एनालिसिस मॉड्यूल और मॉडलिंग कैपेबिलिटी। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है। इन सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाता है भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा है आंकड़े। आंकड़े के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, पहला है स्पेशल डाटा, दूसरा है एट्रीब्यूट डाटा, तीसरा है रिमोट सेंसिंग डाटा, चौथा है ग्लोबल डाटाबेस। इसके बाद चौथा यहाँ पर लाइववेयर। लाइववेयर के अंतर्गत आते हैं पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटाइजिंग इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग जीआईएस, दूसरा है ट्रेंड वर्कर्स। तो ये सभी जीआईएस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इन सभी को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आ जाते हैं, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 3 का उत्तर देना होता है। तो इन सभी प्रश्नों को केवल मैं आपको पढ़कर ही बताऊंगा, इन सभी का उत्तर आपको खुद से ही ढूंढ लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपदा प्रबंधन में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।
अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन को परिभाषित करते हुए इसके ऐतिहासिक विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला है यहाँ पर, वेक्टर और रोस्टर मॉडल में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म का परिचय दीजिए तथा इसके प्लेटफॉर्म का विस्तार से वर्णन कीजिए। और यहाँ पर नेक्स्ट है, निर्देशांक प्रणाली क्या है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हीं के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनके आधार पर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।